नमस्कार, मैं मुकेश वत्स पब्लिक एशिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच मौजूद हैं राजनीतिक संपादक प्रदीप तिवारी जी। प्रदीप तिवारी जी अभी 5 राज्यों में भ्रमण करके आए हैं और वहां पर चुनाव में क्या चल रहा है, किसकी सरकार बनेगी, इस सब पे उन्होंने गहन अध्ययन किया है। स्वागत है प्रदीप जी पब्लिक एशिया में आपका। प्रदीप जी, मेरा पहला सवाल, हम पहला राज्य लेते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है अभी कांग्रेस की और बीजेपी की? देखिए, छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से कट के अलग हुआ था तब कांग्रेस सरकार आई थी और कांग्रेस के बाद लगातार वहाँ बीच में बीजेपी की सरकार आई। लेकिन बीजेपी सरकार को जिस तरीके से काम करना चाहिए था, बीजेपी सरकार के पास काफी समय था वहाँ काम करने का। रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे और नक्सल क्षेत्र जो था उसमें काफी काम करने का प्रयास भी किया, लेकिन जिस तरीके से जनता का रुझान था और जिस तरीके से काम करना चाहिए था, किसानों के ऋण माफी का मामला हो, वहाँ आम गरीब की बातों को लेकर हो, तो उस तरीके से स्ट्रेटजी वो बना नहीं पाए और यही कारण रहा कि फिर से उनकी सरकार चली गई और कांग्रेस सरकार आ गई। कांग्रेस सरकार में भी भूपेश बघेल वहाँ मुख्यमंत्री है और उन्होंने जो आम जनता की नज़र में है उसको टटोला और पकड़ भी लिया है। और यही कारण है कि आप देखें तो वहाँ गोबर से खाद बनने वाली खाद, वहाँ गांव-गांव में गोबर खरीदी की व्यवस्था उन्होंने जमाई और गोबर से कई सारे ऐसे व्यवसाय वहाँ छोटे उद्योग डाले, जिससे गोबर की फैक्ट्री डाली, गैस जलाने का प्लांट डाल दिया, तो बहुत सारे, तो उससे सीधे लाभ होने लगा जो आम किसान है। तो गाय को, भैंसों को जो वहाँ लोग बांधते छोड़ देते थे आवारा पशुओं को, तो वो बांधने लगे घर पे और उससे उनको बेनिफिट होने लगा। दूसरा, वो महिला सशक्तिकरण पे बहुत अच्छा काम किया वहाँ ने, आदिवासियों के लिए हित कर रहा वहाँ जो महिला समूह बना के और कई सारी योजनाओं का लाभ वहाँ उन्हें पहुंचाया है। तो छत्तीसगढ़ जो है, मुझे लगता है कि इस बार फिर कांग्रेस की वापसी हो सकती है। कारण ये है कि जिन क्षेत्रों में आप चाहे सरगुजा क्षेत्र में चले जाए, चाहे बिलासपुर वाला एरिया हो उस पर चले जाए, जगदलपुर हो, यहाँ कांग्रेस ने अभी भी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो उसकी बेहतर रिपोर्ट है और बीजेपी जिस तरीके से काम पिछले उसमें करना चाहिए निश्चित तौर पर काम किया है बीजेपी ने और प्रयास ये किया है कि इस बार बीजेपी फिर से उभर कर आएगी। लेकिन अभी भी चूंकि भूपेश बघेल का एक बढ़ता हुआ कद है वहां और थोड़ा वहां दिक्कत आई थी कांग्रेस पार्टी में खुद की ही कि भूपेश बघेल और जो टीएस बाबा है वहां उप मुख्यमंत्री जिनको अभी हाल ही में बनाया है कांग्रेस ने, थोड़ा कसर थी उनको अंदरूनी कांग्रेस में, कहीं न कहीं एक टकराव हो रहा था, उसको कांग्रेस ने समझा और फिर से उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक सामंजस्य बनाने का कांग्रेस ने वहां प्रयास किया है और भूपेश बघेल के नेतृत्व में वहां जो लोकल प्रभावी योजनाएं हैं वो काफी, आप देखें तो वहां गांव में स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए उन्होंने एम्बुलेंस लगाई है मुख्यमंत्री उसके स्वास्थ्य योजना के तहत। इसके बाद जो छोटे गरीब बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन में बहुत सारी फ्री सुविधाएं दी हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सीधे लाभप्रद रही है जनता के लिए। तो इस बार पुनः कांग्रेस की वापसी छत्तीसगढ़ में होने की संभावना है। जी तिवारी जी, रमन सरकार जब पिछली बार सत्ता में थी तो उससे पहले एक चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, तो लोगों का वहां कहना था कि जो चुनावी घोषणा पत्र बीजेपी का था वो रमन सिंह ने सरकार में रह के फॉलो नहीं किया, इस वजह से उनकी सरकार गई। अब मेरा दूसरा सवाल, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र रहा पिछली बार, क्या भूपेश जी ने वो पूरा किया, घोषणा पत्र पे काम किया, या जो घोषणा पत्र में उन्होंने बोला था कि हम ये सब करेंगे, क्या वो सुविधाएं लोगों को मिली? बताइए। देखिए, पहले जो रमन सिंह जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में जिन्होंने घोषणा की थी और घोषणा पत्र बनाया था, उसके तहत मुझे लगता है कुछ कमियां रह गई और वही कारण था कि सरकार को बीजेपी के वहां से चली गई। दूसरी बात यह रहा कि बीजेपी सरकार में अंकुश नहीं रहा कहीं न कहीं अधिकारियों में, एक बड़ा ये कारण भी रहा है। और तीसरी बड़ी ये थी कि जो निचले स्तर की योजनाएं हैं उसको क्रियान्वयन करने में कहीं न कहीं असफल रहे। इस वजह से रमन सिंह को वहां से जनता ने हटा दिया और भूपेश सरकार को ले आई। भूपेश सरकार ने उन चीजों को समझा और जो ग्रामीण स्तर पे जो नब्ज समझी वहां के आदिवासियों के, हरिजन की और जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए योजनाएं बनाई और जिन बातों को कांग्रेस ने उस समय वादा किया था
उसमें से 90% बात हमको लगता है कि कांग्रेस ने पूरी की है, और यही कारण है कि ये बहुत भरोसा बनाए हुए है, और ये भरोसा जो है अभी भूपेश बघेल का बना हुआ है। दूसरी बात आप देखें कि जिन क्षेत्रों में काम करना चाहिए था कांग्रेस को, सबसे बड़ी जरूरत थी वहां का उद्योग, तो उद्योगों के लिए भी उन्होंने प्रभावी काम किए हैं, और बहुत सारे उद्योगपतियों को ले आया छत्तीसगढ़ में, उनसे बातचीत की और कई सारे उद्योग धंधा का स्थापित करने की व्यवस्था बनाई है। तो मुझे लगता है कि भूपेश बघेल ने वहां काम किया है, इसलिए वहां पुनः जनता उनके ऊपर भरोसा करने की स्थिति में है। तिवारी जी, पिछली बार भाजपा को बाहर करने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी व्यक्ति का रहा था पार्टी में, तो वो राहुल गांधी का था। राहुल गांधी की वजह से सत्ता में वापसी आई, कोई चेहरा नहीं था मुख्यमंत्री का, और भूपेश राहुल गांधी की पसंद थे, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया। क्या वो खरे उतरे? मुझे लगता है कि जिस तरीके से केंद्रीय कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में ऑब्जर्वर के रूप में ध्यान रखा, और यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री जब भूपेश बघेल को बनाया गया था, वहां एक समय बात भी तय हुई थी, जो वहां टीएस बाबा हमेशा कहते हैं कि 2.5 साल का मामला था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे, इसके बाद मुख्यमंत्री बदला जाएगा और टीएस बाबा को बनाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली भूपेश बघेल की इतनी बेहतर रही कि वो सारी बातें जो है वो किनारे हो गए, और भूपेश बघेल को कंटिन्यू किया गया। कारण ये है कि अब पिछली बार जब बात हो रही थी तो टीएस बाबा काफी विरोध में आ गए थे, और ये लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं पार्टी से अलग हो जाएंगे। लेकिन सामंजस्य बनाया केंद्रीय नेतृत्व ने, और राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी भी, हमको लगता है दोनों पक्षों से बात करके, और उनको उप मुख्यमंत्री का दायित्व दे दिया गया छत्तीसगढ़ में। पहली बार ऐसा हुआ कि उप मुख्यमंत्री बनाया गया छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का। तो मुझे लगता है कि जो सामंजस्य अब बन गया है, उस सामंजस्य के साथ अगर दोनों धड़े एक होकर लड़ेंगे, वो टीएस बाबा हो, भूपेश बघेल हो, और जो कांग्रेस के जो वहां बड़े लीडर हैं, वो अगर इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर इस बार सफलता उनको मिलेगी। प्रदीप जी, कई जगह कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ के सरकार बनाई, छत्तीसगढ़ का किला नहीं भेद पाई, क्या कारण रहा? उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि वहां जो राष्ट्रीय नेतृत्व रहा वो बहुत अच्छे तरीके से पैनी नजर रखे रहा, और यही कारण था कि दोनों को सामंजस्य बनाने में सबसे बड़ी बात यह है कि सामंजस्य नहीं बन पा रहा था टीएस बाबा और भूपेश बघेल में। लेकिन टीएस बाबा के पास ऐसा कोई बड़ा मार्जिन स्थिति नहीं थी जिसको लेकर वो अलग होकर किसी दूसरे दल में जाकर और परिस्थिति को ठीक कर दे। वहां उनके साथ भी ये था कि कितने लोग आएंगे, और कितने सारे जो भूपेश बघेल की जो टीम थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी, और यही कारण रहा कि वो टीएस बाबा उनसे अलग नहीं हो सकते थे। तो केंद्रीय नेतृत्व ने ये समझा, और इसी वजह से लास्ट में जब चुनाव का समय आने वाला है उसके पहले ही 6 महीने पहले ही टीएस बाबा को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, और दोनों में फिर से जो अंदरूनी विवाद था, जो वास्तविक ये प्रॉब्लम थी कि ये नेतृत्व एक तरफा है, तो वो कहीं ना कहीं दोनों में सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया, और सामंजस्य बन गया है। अब वर्तमान की जो परिस्थिति है उसमें कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, और मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व को मिलकर और वो छत्तीसगढ़ में पुनः सरकार वापसी हो सकती है। चलिए तिवारी जी, आखिरी सवाल छत्तीसगढ़ पे, अगर कांग्रेस को सत्ता मिलती है तो कौन होगा मुख्यमंत्री? देखिए, अभी तो जिस तरीके से माहौल चल रहा है, और कांग्रेस में राष्ट्रीय नेतृत्व का भी दौरा हुआ, प्रियंका गांधी अभी हाल ही में वहां चुनावी सभा करके आई है, राहुल गांधी भी गए, और कई सभाएं वहां हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि भूपेश बघेल अभी सब पे भारी है, और यही कारण है कि उनका नेतृत्व है, उनके साथ जो किया गया कार्य है। तो मुझे लगता है कि पहली पसंद अभी भी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल है, और वापसी भी होगी कांग्रेस की, तो वजह ये कि भूपेश बघेल की होगी, इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व ये समझ रहा है। तो अब आने वाले समय में अगर वापसी हुई कांग्रेस की और पुनः मुख्यमंत्री का बात आएगी, तो भूपेश बघेल को रिपीट किया जा सकता है। जी। बहुत अच्छे से तिवारी जी आपने ब्रीफ किया छत्तीसगढ़ को लेके। अब हम दूसरा राज्य लेते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सरकार बनाई वो सबको पता है, सब जग जाहिर है। क्या लगता है कि आपको इस बार भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब रहेगी? वर्तमान की जो मुकेश जी स्थिति है वहां बड़ी कसमकस की है। कारण यह है कि निश्चित तौर पर 18 साल की जो बीजेपी की सरकार रही
उसमें इंटरकनेक्टेंसी बहुत ज्यादा है। और यही कारण है कि आप देखें तो कांग्रेस को वहां क्षेत्रीय लेवल पे काफी मजबूती मिली है। आप देखें बिंद हो, महाकौशल हो, उसके अलावा बुंदेलखंड हो, चंबल हो, ग्वालियर हो, इन क्षेत्रों में कहीं न कहीं कांग्रेस मजबूत दिखाई पड़ रही है। और बीजेपी का जो ग्राफ है वो आप देखें तो मालवा और जो मध्यांचल है उस क्षेत्र में बीजेपी अभी बरकरार है और मजबूती के साथ है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस बीजेपी की बहुत अच्छी स्थिति वहां रहेगी। दूसरी बात यह है कि जो 1.5 साल का कार्यकाल कांग्रेस का रहा वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए दुखद इसलिए रहा कि कांग्रेस अपने जो बड़े लीडरों को है उनको समूह इकट्ठा नहीं कर पाई और कई धड़ों में कांग्रेस वहां बटी रही। यही कारण था कि आप देखें तो वहां सिंधिया जी अपने पूरी टीम के साथ वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में शामिल होने के मूल वजह कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी थी। जो कांग्रेस का श्रेष्ठ केंद्रीय नेतृत्व था वो दखल नहीं दिया वहां मध्य प्रदेश में। और मुझे लगता है कि अगर सिंधिया जी को उस समय जब जो वर्तमान स्थिति थी उस समय उनको प्रदेश अध्यक्ष या सांसद बना दिया जाता तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस की सरकार बरकरार रहती और कांग्रेस वहां से जाती नहीं। लेकिन एक केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप न करना कांग्रेस के लिए दुखद बना और सरकार कांग्रेस की चली गई, बीजेपी की पुनः सरकार की वापसी हो गई। लेकिन जब पुनः सरकार की वापसी हुई तो चेहरा बीजेपी को वहां बदल देना था। कारण ये था कि देखिए लगातार शिवराज जी वहां मुख्यमंत्री हैं और निश्चित तौर पर काफी वर्षों से वो काम कर रहे हैं, पर जनता के बीच में जो मैसेज जा रहा है वो बदलाव का था। तो बीजेपी ने भी अभी नेतृत्व वो अब लास्ट में जब उनके पास ऐसे मैसेज आने लगे इनके ओपिनियन पोल के और बहुत सारे वो इनके खुद के उन एजेंसियों से जो सर्वे कराए थे उसकी जब रिपोर्ट आने लगी तब बीजेपी को समझ में आया कि हमारी जो जमीनी स्तर है वो हम वहां से खिसक गए हैं। तो इसके बाद ये निर्णय ले नहीं सकते थे, समय कम बचा था और दूसरा कोई ऐसा नेतृत्व नहीं समझ में आ रहा था जो मुख्यमंत्री की वर्तमान परिस्थितियों को आगे बढ़ा सके। तो बीजेपी ने थोड़ा सा उस समय पहले इसको निर्णय लेना था। अब जो अभी क्षेत्रीय जो वहां माहौल है उसमें ये लगता है कि कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस बहुत मजबूत है, पर जो मध्यांचल क्षेत्र है और उस पे जाए आप मालवा क्षेत्र में जाए वहां बीजेपी की अभी भी अपनी परिस्थिति ठीक है। वहां तिवारी जी, सिंधिया जी कांग्रेस में मनमोहन सरकार में मंत्री रहे, पूरा मान सम्मान कांग्रेस ने उनको दिया, उसके बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस का साथ न देकर मलाई चाटने के लिए केंद्र में आके मंत्री पद लेके वहां सरकार गिरा के बना दी, दूसरी सरकार बनवा दी। इसको किस तरह से देखेंगे आप? उसका असर पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए मुकेश जी, सिंधिया जी एक बड़े राजघराने परिवार से हैं और राजा ही है ग्वालियर क्षेत्र के, उनको आज भी उसी दृष्टि से देखा जाता है। जब किसी व्यक्ति पे मान और सम्मान की बात आ जाए तो निश्चित तौर पर अपने सम्मान की रक्षा करने का वो प्रयास करता है। कांग्रेस में जब जिस परिस्थिति में वो बाहर निकले हैं तो मुझे लगता है कि वो परिस्थितियां कुछ उनके अनुकूल नहीं थी। यही कारण था कि वो कांग्रेस को, इतने पुरानी कांग्रेस को, उनके पिताजी भी कांग्रेस में रहे और इतनी पुरानी कांग्रेस को वो छोड़ कर गए। छोड़ के जाने का बड़ा मूल कारण था कि जब वो चुनाव हारे थे उसके बाद उनको कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया था। चुनाव लड़ते समय जब पिछला चुनाव हुआ था उस समय कांग्रेस में उनको चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन जैसे ही चुनाव हो गया और सरकार कांग्रेस की आ गई तो कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री थे और कमलनाथ जी ही प्रदेश अध्यक्ष हो गए थे। उसके अलावा न तो उनको कोई पोर्टफोलियो दिया गया, न पार्टी में कोई ये तय किया गया कि किस आधार पर ये रहेंगे। दूसरी बात, उनकी सुनवाई भी कम होने लगी थी उनके क्षेत्र में। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये मन की ठेस रही होगी उनके, नहीं तो इतना जल्दी कोई इस तरह का निर्णय नहीं लेता है। और जो उनके लोग थे जिसके चलते आप देखें ग्वालियर और चंबल के चलते ही कांग्रेस सरकार बना पाई। सबसे ज्यादा अगर कोई विधायक आए थे जिस क्षेत्र से जीते थे वो सबसे ज्यादा ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड से थे। तो मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी बात होने के बाद इनका सामंजस्य केंद्रीय नेतृत्व को बैठाना चाहिए था। अगर केंद्रीय नेतृत्व ये उसमें हस्तक्षेप करता, इनको प्रदेश अध्यक्ष या राज्यसभा में सांसद के रूप में जिस तरह से भेजना था अगर भेज दिए गए होते तो इतनी बड़ी फूट नहीं होती कांग्रेस में। दूसरी बात यह है कि सिंधिया जी को भी ये लगा कि हमारी ये पार्टी में जिस तरीके से हमारी पहचान थी, जिस तरीके से हमारी बातों को रखा माना जाता था,
वो उस तरीके से अब हम पार्टी में कहीं उनको उपेक्षा महसूस हो रही थी, इस वजह से उनको सिंधिया जी को बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी जी। मेरा तिवारी जी सवाल ये था कि सिंधिया जी ने कमलनाथ के साथ मिलकर और केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस के साथ रहकर वोट मांगे थे, सरकार बनाई थी, कांग्रेस की पूरी मेहनत की थी, और जिस लिए उन्होंने वोट मांगे थे और सरकार बनाई थी, लोगों के बीच में जाना था उन्हें। सरकार के रहते क्या उन जो वायदे उन्होंने किए थे कांग्रेस में रह के वो पूरे किए? वही कारण था, बार बार ये बात सिंधिया जी कह रहे थे कि जो हमारा मैनिफेस्टो हम लोगों ने बनाया था और जो वादे हमको पूरा करने चाहिए थे वो सरकार वादा पूरा नहीं कर रही है। किसानों की ऋण माफी की योजना हो, बच्चों को छात्रवृत्ति का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, गरीब लोगों को सब्सिडी देने का मामला हो, तो बहुत सारे मुद्दों को लेकर और हमेशा सिंधिया जी प्रखर बात किया करते थे मीडिया से। यही कारण रहा कि बात कमलनाथ को चुभती रही और कहीं ना कहीं ये खाई बनती चली गई। इसको हस्तक्षेप केंद्र को करना चाहिए था, इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व को करना चाहिए था। दोनों लोगों को बुला के बैठाते, सामंजस्य बनाते, एक पोर्टफोलियो सिंधिया जी को दे देते, एक पोर्टफोलियो में कमलनाथ चूंकि मुख्यमंत्री ही थे तो काम ही कर ही रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये जो सामंजस्य केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं बनाया, उसकी वजह से एक बड़ी फूट हो गई और यही कारण रहा कि बीजेपी की सरकार पुनः बनी वहां। नहीं तो अगर परिस्थितियां उनके अनुकूल होती, सिंधिया के अनुकूल होती, तो सिंधिया जी कभी बीजेपी में जाने की स्थिति में नहीं आते। और उनको पोर्टफोलियो, अब जब राज्यसभा का सदस्य का नॉमिनेशन आने का हुआ उस समय भी उनसे नहीं बात की गई, प्रदेश अध्यक्ष के लिए बात नहीं की गई, कैबिनेट में विस्तार होने के समय में सिंधिया जी को उपेक्षा की गई। तो ये बहुत सारी बातें रही जिसके कारण वो नाराज थे और यही वजह उनको कांग्रेस से दूर ले गई। प्रदीप जी, शिवराज जी का कौन सा कार्यकाल सबसे अच्छा आपको लगा? आप मध्य प्रदेश से हैं, आपने पत्रकारिता भी वहाँ बड़े स्तर पे की है, कई अखबारों के संपादक रहे हैं। शिवराज जी का पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल या तीसरा कार्यकाल, किसमें उन्होंने बेस्ट किया? देखिए जी, शिवराज जी पहले और दूसरे कार्यकाल में दोनों में बहुत अच्छा काम किया और यही कारण है कि लगातार सरकार बनाने में सफल भी रहे। सबसे बड़ी बात ये रही कि वो बड़े हृदय दिल नेता हैं और जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसको प्रभावित कर देते हैं। दूसरी बात, उद्योग लगाने के संबंध में भी मध्य प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री रहे तो ये प्रयास किया। आप देखिए बिंद क्षेत्र में सौर ऊर्जा का 650 मेगावाट का बिजली का उत्पादन उन्होंने संचालित करवाया और वो आज प्रकाशित भी हो रहा है। और इस तरह के कई सारे ऐसे मामले हुए। टूरिज्म को लेकर आप देखें तो टूरिज्म डेवलपमेंट को लेकर, चाहे वो खजुराहो का मामला हो, चाहे व्हाइट टाइगर का मामला हो, चाहे पचमढ़ी, इसमें भी बहुत डेवलपमेंट उन्होंने प्रयास किया है। दूसरा आप देखें कि महाकाल नगरी का, महाकाल लोक का ही एक अलग वो किया है, निर्माण करवाया वहां उज्जैन में। ओंकारेश्वर में आपने अभी देखा ही है कि बहुत बड़ी मूर्ति का स्थापना कराई। तो मुझे लगता है कि शिवराज जी ने ये प्रयास किया। किसानों को ऋण माफी का मामला हो तो शिवराज जी उस समय भी आगे बढ़ कर आए। और शिवराज जी में एक बड़ी बात है कि वो हमेशा तत्पर रहते हैं, कहीं भी कोई घटना या दुर्घटना किसी बात की हो तो उनको तत्काल वो वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं। आप देखें तो आसपास के जितने क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में, लगभग ऐसे कोई जिले नहीं बचे होंगे जहां शिवराज जी ने जाकर और लोगों से हाल चाल न जाना हो। तो मुझे लगता है कि शिवराज जी एक जिस तरह से निचले स्तर से वो राजनीति में बढ़कर आगे आए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उनको ये मालूम था कि सहजता हम किस तरह से। दूसरी बात ये रहे कि उनका पहले और दूसरे कार्यकाल में बड़ा अंकुश भी था प्रशासनिक अधिकारियों में। लेकिन जो तीसरा कार्यकाल रहा मुख्यमंत्रित्व का, वो धीरे धीरे वो बढ़ता चला और संगठन के दायरे में वो बढ़ते चले गए। और यही कारण रहा कि जो प्रशासनिक लॉबी थी वो बेलगाम हो गई। और फिर उसके बीच में जब जिस तरह से फंसे शिवराज जी, तो उसके बाद उनकी परिस्थितियां चेंज हो गई और उसके धीरे धीरे उनका ग्राफ घटने लगा था। तो मुझे लगता है कि तीसरे कार्यकाल में फिर सरकार, केंद्रीय नेतृत्व को विचार करना चाहिए था कि हम आने वाले समय में अब कोई दूसरे या तीसरे नए चेहरे को लाएंगे जिससे आने वाले समय में उसकी उपयोगिता बढ़ेगी। शिवराज जी की छवि कुछ कम हुई है, वजह क्या रही? वजह उनका जो प्रशासनिक अमला था वो एक खाके की तरह तैयार हो गया था, 2-3 लेयर के बीच में आ गया था वो, जो उनके बीच में जब कोई बात होती थी तो उनके माध्यम से आती थी।
तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जनता के साथ भी, और जो राजनीतिक लोग हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनकी उतनी बात सुनी नहीं जाती थी। यही वजह रहा कि वो धीरे धीरे उनका जो ग्राफ बढ़ रहा था वो घटता चला गया। आप देखें तो जब विस्तार, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ, तब पर भी बड़ी नाराजगी उसमें हुई। दूसरी बात ये रही कि अब धीरे धीरे विधायक जो 5 या 6 बार के विधायक हैं, उनको भी समय कम मिलने लगा था। पहले आम तौर से मीडिया फ्रेंडली भी थे शिवराज जी, हमेशा वो पत्रकारों से मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे, क्षेत्र की जानकारी उनसे लेते थे। लेकिन कुछ वर्षों से उन्होंने मीडिया से भी दूरी बना ली थी। और आप देखें, यही कारण है कि उनको लास्ट में आप देखें पत्रकारों के लिए कई सारी योजनाओं को जो उन्होंने घोषणा की, तब जब उनको लगने लगा कि सारे लोगों को हमने बनाया है, मीडिया के लोगों को नहीं बुलाया, तो वो चुनाव आचार संहिता लगने के 15 दिन पहले उन्होंने भूमि पूजन किया स्टेट मीडिया सेंटर का। तो ये पहले से ही स्ट्रेटजी तय कर लेनी चाहिए। इतने समझदार, इतने योग्य व्यक्ति होने के साथ साथ लोगों से मिलने का बड़ा अच्छा उनका वो है। उसके बाद अगर वो तीसरे और चौथे दौर में कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाए तो मुझे लगता है कि आश्चर्यजनक बात है। और केंद्रीय नेतृत्व को इसको अब समझना चाहिए था कि एक समय होता है व्यक्ति का, और धीरे धीरे रिप्लेसमेंट करके नए लोगों को ले आने की आवश्यकता थी मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में लगा इस बार की सरकार नहीं आ सकती, इसीलिए राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को चुनाव लड़ाया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जी को चुनाव लड़ाया जा रहा है, अन्य कई ऐसे नेता हैं जिनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। क्या लग रहा है कि रिप्लेस होगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में अगर सरकार आती है? देखिए मुकेश जी, पहली बात तो मध्य प्रदेश में सरकार आने में बड़ा असमंजस की स्थिति है। कारण ये है कि आप दिग्गजों को तो उतार दिया गया है, हो सकता है बहुत सारे लोग उसमें चुनाव जीते भी जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि जो बड़ा क्षेत्र है उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे है और बढ़त में है। और कई सर्वे में, जैसा आपने रिपोर्ट भी देखा होगा, कई सर्वे की रिपोर्ट आई है, तो उन सर्वे की रिपोर्टों में भी कांग्रेस जो है वो बुंदेलखंड, चंबल, ग्वालियर, बिंद, इन क्षेत्रों पे बढ़त दिखाई पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को तो ग्राफ, देखिए कोई भी निर्णय अगर आप साल या 2 साल पहले ले लेते हैं उसका प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन तात्कालिक रूप से अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो वो मुझे लगता है चुनाव में इतना इफेक्टिव इसलिए नहीं हो पाता है कि वो चुनाव का समय रहता है और जनता ये मानती है, अमूमन ये मानती है कि चुनाव शगुफा है, आने वाली जो पार्टी होगी वो भी यही करेगी। जैसे लाडली बहना योजना का आप देखें तो इसमें कांग्रेस ने, बीजेपी जब ये लाई तो कांग्रेस ने ही पहले ही कह दिया कि हम तो आते ही आपको 3000 रुपए देंगे। तो लोगों का ये मानना है, कई लोगों से मेरी जब बातचीत हुई तो उनका ये कहना अभी तो ले लो जो भी मिल रहा है, 1250-1500 रुपए जो भी मिलेगा, और आने वाले समय में वोट हम इनको करेंगे, कांग्रेस करेंगे, वो 3000 देगी। तो कई सारे लोग ऐसे भी हैं। तो मुझे लगता है कि जो तात्कालिक लाभ है उस तात्कालिक लाभ वो चुनावी समीकरण में बदल पाएगा कि नहीं बदल पाएगा, ये थोड़ा सा असमंजस में है स्थिति। तिवारी जी, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ेगा मध्य प्रदेश में? बिल्कुल मुकेश जी, काफी प्रभावी रहा। राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का प्रारंभ किया था, वही कारण रहा कि कई सारी जगहों पे कांग्रेस, अभी कर्नाटका में आप देखो, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार आ गई, हिमाचल में देखो कांग्रेस सरकार आ गई। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ये असर निश्चित तौर पर पूरे देश में गया है। और मध्य प्रदेश का जो एक अंचल है, जिस अंचल से यात्रा गुजरी है, उस अंचल में अभी भी उस चीज का इफेक्ट है राहुल गांधी का, और कहीं ना कहीं जिन सीटों से वो गुजरे हैं तो उनका थोड़ा प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा उस यात्रा के। कारण यह है कि राहुल गांधी ने भी लोगों की नब्ज समझी है और इसी के आधार पर वो रणनीति भी तय कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। और यही कारण है कि इस बार कमलनाथ को वहां फ्री हैंड किया गया है कि आप उन सीटों पे, जो सीटें हमारी हारी हुई है, उनमें कैसे कैंडिडेट तय करना है। वो सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर जो योग्य प्रत्याशी है, जो वहां जितायु प्रत्याशी है, उसको उतारा जाए। इसीलिए अभी तक बीजेपी, कांग्रेस ने वेट भी किया कि बीजेपी की जो लिस्ट निकल जा रही है वो निकल जाए, और इसके बाद हम ये तय कर पाएंगे कि हम किन कैंडिडेटों को वहां उतारे, सक्षम व्यक्तियों। कारण ये है कि आप देखिए बीजेपी ने जो प्रभावी कैंडिडेट नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ये सारे बड़े नेताओं को उतारा है वहां मैदान में, विधानसभा में। तो मुझे लगता है कि अब ये स्ट्रेटजी तैयार करेगी कांग्रेस कि हम इन क्षेत्रों के अलावा जो क्षेत्र बीजेपी के उसमें है और कमजोर प्रत्याशी हैं, वहां किस तरह से हम जीते। और निश्चित तौर पर अभी जो लिस्ट जारी होगी कांग्रेस की, आप देखिएगा वो बड़ी चौंकाने वाली लिस्ट होगी। कमलनाथ और शिवराज
किसका शासन बेहतर रहा है? आप अपना आकलन बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर हम बात करेंगे तो कमलनाथ को बतौर मुख्यमंत्री बहुत सारे लोगों ने 1.5 साल के अलावा तो नहीं देखा है, लेकिन 18 साल का जो शासन था शिवराज जी का, सभी लोगों ने देखा है और बेहतर तरीके से शिवराज जी ने काम किया है। ये जरूर है कि अभी आने वाले जो एक पंचवर्षीय था बीजेपी के पास, उसमें इतना बढ़िया करने का मुझे लगता है बीजेपी कहीं पीछे रह गई है, लेकिन निश्चित तौर पर 15 साल का जो शासन रहा वो शिवराज के बेहतर रहा है। कमलनाथ जी ने काम तो किया है, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए था और जिस तेजी से करना चाहिए था उस तेजी से वो नहीं कर पाए। इसी वजह से उनके बीच में नाराजगी भी आई और लोगों ने फेल भी नहीं किया है। लेकिन अब जो चूंकि इतने वर्षों से बीजेपी वहां है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जनता में है और इस बार ये जनता कह रही है कि हमको सरकार बदलनी है। जी, इंडिया जो गठबंधन बना है मध्य प्रदेश में, उसका लाभ मिलेगा कांग्रेस को? देखिए, इंडिया का कोई लाभ मध्य प्रदेश में हमको मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। कारण ये है कि आप देखो, समाजवादी पार्टी वहां कैंडिडेट उतार दी, आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट उतार दिया, तो मुझे लगता है इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। कांग्रेस अगर इंडिया के फेद पे मिलकर लड़ती तो कई सीटों पर कांग्रेस को फायदा हो सकता है। जैसे आप जिन सीटों पर, जैसे आप कांग्रेस को रीवा में सिरमौर सीट है, वहां से वो लक्ष्मण तिवारी पूर्व विधायक बीजेपी के, उनको उतार दिया गया है। तो फिर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने उतारा है, फिर आम आदमी पार्टी से कई सीटों पर लड़ाई, 20 सीटों पर भी टिकट घोषित कर दिया आम आदमी पार्टी ने। तो अगर हम कहते हैं 5,000 या 10,000 भी वोट काटेगी बीजेपी कांग्रेस की, तो वो कांग्रेस की ही होंगी। वो कारण ये है कि उन्हीं के लोग जाकर और दूसरे पार्टियों से, अभी आप देखें प्रत्याशियों में इनके चयन को लेकर बहुत बड़ा विवाद है। सूची भी घोषित नहीं हुई है, लेकिन कई सारे क्षेत्रों में इस्तीफे चालू हो गए इस वजह से कि नाम सिंगल हो गया। तो एक विधानसभा क्षेत्र में 5 लोग अगर टिकट मांगते हैं और एक आदमी को टिकट मिलता है तो 4 नाराज हो जा रहे हैं। बीजेपी में एक बड़ी बात यह है कि नाराजगी तो है, लेकिन वो अंतिम स्थिति में किसी न किसी प्रकार से उनको फिर इकट्ठा करके और बिठा देते हैं, और ये सबसे बड़ा फायदा मिलता है बीजेपी को आज सभी चुनावों में। जी प्रदीप जी, बीजेपी या कांग्रेस, किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? अभी जो पब्लिक जनता के रुझान है और जो बहुत सारे सर्वे कर रहे हैं, उसमें ये बहुत ज्यादा तो अंतर हम नहीं कहते हैं, बड़ी कस की लड़ाई है और मुझे लगता है कि कांग्रेस थोड़ा सा आगे रहेगी, बहुमत की ओर कांग्रेस जा सकती है। और अगर ये फैक्ट हुआ कि मतलब लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है, वो जो डायरेक्ट गैस सिलेंडर की सब्सिडी का मामला है, इन मुद्दों को लेकर अगर जनता के बीच में कोई रिफ्लेक्शन आता है तो निश्चित तौर पर हमको लगता है बीजेपी भी पीछे नहीं रहेगी। प्रदीप जी, मध्य प्रदेश के बाद अब हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाने का प्रयास कर रही है और मोदी जी अपने आप को सबसे बड़ा फेस के रूप में वहां प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। मोदी जी को लगता है कि अगर 5 राज्यों में से 2 से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो 2024 का चुनाव आसानी से निकाला जा सकता है। क्या देख रहे हैं राजस्थान में अभी आप? देखिए, कांग्रेस में बीच में तो बड़ी उठक पटक चली और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में आपने देखा ही बड़ा तमाशा हुआ पूरे प्रदेश में। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने फिर समझा और इंटरवीन की और यही कारण था कि दोनों में आपसी जो मतभेद थे उसको खत्म कराए और ये बातचीत हो रही है कि एक साथ मिलकर चुनाव कांग्रेस वहां लड़े और मजबूती से लड़ेगी। तो जो योजनाएं हैं फ्री बांटने वाली, वो वहां कांग्रेस जिस तरीके से ला रही है तो थोड़ा मुझे लगता है कांग्रेस की स्थिति ठीक हुई है वहां। लेकिन आप देखें कि बीजेपी भी वहां स्ट्रेटजी अपनी बना रही है। सीपी जोशी को वहां प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। दूसरी बात, वसुंधरा जी को भी वहां अपने साथ खेमे में ले आई, जो काफी दिनों से नाराज चल रही थी। तो अब जो टिकट वितरण का मामला आया तो उनको साथ में बीजेपी लाई, शामिल कर रही है। दूसरी बात, कई सारे सांसदों को वहां टिकट दे दिया गया है। तो एक स्ट्रेटजी के तहत तो बीजेपी वहां चल रही है। बीजेपी का ग्राफ पहले की अपेक्षा बढ़ा है, लेकिन अब किस स्तर तक जाएगा जनता क्या तय करेगी, मुठ क्या तय नहीं करती है। बीजेपी का ग्राफ वहां निश्चित तौर पर बढ़ा है और अगर इस तरीके से जिस तरह वर्तमान में बीजेपी वहां प्रदर्शन कर रही है, टिकट की घोषणा कर रही है, अपने लोगों को लड़ा रही है, कैंपेन कर रही है। आप देखो 2-3 बार मोदी जी वहां हुआ है,
मोदी जी ने एक बड़ी टारगेटिंग बात कही है कि आपको किसी को नहीं देखना है, आपको कमल का फूल जहां भी हो आपको कमल को फूल देखकर उसी निशान पे वोट करना है। तो मुझे अगर ये फैक्ट काम हुआ कि कमल को लोग देखकर वोट करेंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी फिर राजस्थान में मजबूती से आगे आएगी। वसुंधरा राजे और जोशी जी का आपने नाम लिया। वसुंधरा राजे से लोग पहले से नाराज थे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की वहाँ से सरकार चली गई, कांग्रेस की वापसी हो गई। वसुंधरा राजे का गिरता ग्राफ आपको लगता है कि चुनाव में फायदा पहुंचाएगा? मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे को, चूंकि सीधे किसी का नाम ऐसा नहीं राजस्थान में किया गया है कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा, लेकिन साथ में सामंजस्य बनाना जरूरी है। कारण यह है कि अगर वसुंधरा जी को हम किनारे करते हैं तो एक डैमेज करने की स्थिति में तो है ही है वो राजस्थान में, तो कई सारे सीटों पर इफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए डैमेज कंट्रोल को ठीक करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए उनको साथ में रखना जरूरी है। बीजेपी ने एक बड़ा स्ट्रेटजी बनाया कि हम ब्राह्मण समाज से एक व्यक्ति को ले आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। तो सीपी जैसी बड़े चेहरा थे। राजपूत एक बड़ा समाज है जिससे हम उनको साथ में ले आते हैं, वसुंधरा जी को वो साथ कैंपेन करेंगे। तो मुझे लगता है कि जब ये पूरी सिस्टम बनेगा, वहां एक स्ट्रेटजी तैयार हो जाएगी। गजेंद्र सिंह शेखावत है, वहां सतीश पुनिया है, ये बड़े लीडर हैं जो वहां काम करेंगे। तो सामंजस्य की स्थिति जब बनी रहेगी और लोग देखेंगे कि नहीं सब साथ में है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को लाभ होगा। और कांग्रेस तो काम कर ही रही है वहां। कांग्रेस के पास तो मुख्यमंत्री और जो इनका पायलट का विवाद था, सचिन पायलट का विवाद था, वो भी अब कांग्रेस सुलझाने में सफल हो गई है। अब कहीं मीडिया में इस बात की चर्चा नहीं है कि दोनों अलग अलग हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अब कितना बेहतर कर सकती है परफॉर्मेंस, क्योंकि योजनाओं के लाभ देने की बात है और अंतिम में बहुत सारी योजनाओं का लाभ लोग प्रयास नहीं करते लेने का। तो अगर कांग्रेस ने परफॉर्मेंस अच्छा किया तो स्थिर हो सकती है, नहीं तो बीजेपी की बढ़त होगी वहां। प्रदीप जी, राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार को भी आपने देखा, गहलोत सरकार को भी आपने देखा, उनके कामकाज को देखा, बेहतर कौन सा रहा? देखिए, बीजेपी ने बहुत सारे जो वादा किया था वहां राजस्थान में, और वसुंधरा जी की सरकार थी उस समय, तो कहीं ना कहीं वहां उस तरीके के काम करने में कमी रह गई और लोगों के बीच में जाने की। एक बात तो आप समझिए कि अशोक गहलोत जो है, लोगों के बीच में अशोक गहलोत की एक अपनी छवि है और यही कारण है कि वो आप देखें कई बार मुख्यमंत्री रहे राजस्थान में। और राजस्थान के लोगों को क्या चाहिए, किन चीजों पे वो है, उस पे ज्यादा फोकस उनका अशोक गहलोत जी का रहा। तो बेहतर मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत निश्चित तौर पर साबित हुए हैं। ये जरूर है कि कांग्रेस की जो योजना है उसका लाभ वो कितना निचले लेवल पर क्रियान्वयन करा पाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन वर्तमान जो स्थिति दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो अशोक गहलोत की परिस्थिति बहुत अच्छी है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का स्टाइल कॉपी किया। केजरीवाल ने जो बिजली का फ्री करना और बहुत सारी योजनाओं में दवाइयाँ फ्री, हॉस्पिटल्स के सारी चीज़ें जो जनता को लाभ पहुंचाने वाली चीज़ें डायरेक्ट, वो सारी फ्री की। और उसी कॉन्सेप्ट पे राजस्थान भी, मध्य प्रदेश में जब सरकार कमल जी की आई थी तब, और छत्तीसगढ़ रहा। तो लगता है कि इससे लाभ मिलेगा कांग्रेस को तीनों राज्यों में। देखिए, आम आदमी पार्टी की जो बात रही वो निश्चित तौर पर हमेशा आप देखे होंगे तो फ्री की बात कर, फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री पानी। तो अगर इस स्ट्रेटजी में कोई पार्टी आती है तो क्षणिक तो लाभ हो सकता है उसको मिल जाए, लेकिन ये लॉन्ग लाइफ बातें नहीं है। इसलिए आप देखें तो मोदी जी कई बार ये बात करते हैं कि फ्री, आप देखें नितिन गडकरी जी का आप कई बार बयान देखें तो उनका ये कहना है कि फ्री हम कुछ नहीं देंगे, फ्री हम स्वास्थ्य देंगे आपको, फ्री हम एजुकेशन की बात करेंगे, लेकिन फ्री भोजन, फ्री बिजली, ये सब देने से हमारी आर्थिक व्यवस्था पे कहीं ना कहीं भार पड़ता है। तो ये कई बार वो बोल चुके हैं। लेकिन अब लोगों की अपने चुनाव की स्थिति है, लोग चुनाव इसलिए लड़ने जाते हैं कि हमारी पार्टी चुनाव जीत कर आए, तो वो एक शगुफा छोड़ देते हैं कि साहब हम आपको पानी भी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, खाना भी फ्री देंगे, सारी व्यवस्थाएं, आवास फ्री देंगे। तो ये जब धरातल में इनको लाना होता है तो इनके पास पैसे तो होते नहीं, बजट तो होते नहीं, और इसी में पीछे रह जाते हैं। और यही कारण है कि एक बार किसी तरह से पार्टी में सरकार बना लिए, प्रदेश में सरकार बना लिए, दोबारा फिर इनकी सरकारें नहीं आती। और कई ऐसे राज्य हैं, आप देखिए
जहां दोबारा सरकारें इनकी नहीं आई हैं। तो ये आम आदमी के पैटर्न में अगर दूसरी पार्टियां काम करेंगी तो मुझे लगता है सक्सेस नहीं हो पाएगी। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ ना तो बिजली सस्ती हुई है, ना पानी फ्री में बांटा गया है, जो टैक्स है वो पूरा प्रॉपर वसूला गया है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या अन्य पार्टियों की सरकार है वहाँ पर ज़्यादातर पब्लिक को लाभ, ये मैसेज पूरे देश में है। तो भारतीय जनता पार्टी की चुनौती नहीं होगा ये? निश्चित तौर पर चुनौती होगा मुकेश जी। और लेकिन आप ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां भी काम की है वहां मेट्रो आ गई, वहां वंदे भारत जैसी ट्रेनें आ गई, वहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया। आप देखें तो 4 लेन 6 लेन की रोड पे आप जब चलते हो तो अगर हमको आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत होगी, हम अगर फ्री बांटना चालू कर देंगे तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं कर पाएंगे, हम रोडें नहीं बना पाएंगे, हम सड़कें नहीं बना पाएंगे, हम फ्लाइट नहीं दे पाएंगे, एयरपोर्ट नहीं बना पाएंगे। तो हमको अगर देश को आगे तरक्की की ओर ले जाना है तो फ्री की चीजें हमको बंद करनी होगी। हमको अगर फ्री में देना होता, मेरे ये कहने का मतलब है कि कोई पार्टी अगर देना चाहती है तो एजुकेशन फ्री कर दे बच्चों को। जो आर्थिक रूप से मूल रूप से जो बच्चे कमजोर हैं, जिनका परिवार कमजोर है, आर्थिक स्थिति में आप आरक्षण दो उनको। कौन कहता है कि आप सबको आरक्षण दो? कोई व्यक्ति जो आरक्षित होने के बाद अगर चीफ सेक्रेटरी है उसके पिताजी, उसको आरक्षण क्या जरूरत है? मेरा ये मानना है कि सामान्य रूप से, सामान्य वर्ग हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, जो आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल स्थिति में कमजोर हो, उस व्यक्ति को आप उठाने का प्रयास करो। तो सरकारें इस पे फैसला करनी चाहिए। सरकार को फ्री राशन बांटने के बाद हम सड़कें कैसे बनाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम कैसे बिजली बनाएंगे अगर पैसा नहीं रहेगा तो हम कैसे हवाई अड्डे रेनोवेट करेंगे? तो मुझे लगता है कि इसके लिए सरकारों को विचार करना होगा। और जनता ये समझ गई है कि हमारे जो टैक्स से आप फ्री में सबको बांट रहे हो, इस बार हम वोट नहीं देने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को वो चुनेगी, चाहे वो किसी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनको वो चुनेगी जो व्यक्ति ये देगा कि हमारी रोड अच्छी है, हमारे लिए स्कूलें अच्छी हो जाएंगी, हमारे लिए एयरपोर्ट होगा, वहां हमारे लिए गांव बेहतर हो जाएंगे जहां हम मेडिकल की फैसिलिटी दे पाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट लोगों को टच करती है। अगर आप उसको 5,000 या 6,000 रुपए महीने देते हो, उससे उसका कोई फायदा नहीं, वो क्षणिक लाभ के लिए है। और इससे लोग अब धीरे धीरे परहेज करने लगे हैं फ्री की व्यवस्था से, और ये समझने लगे हैं कि ये कुछ दिन के लिए शगुफा है, बाद में आने वाले समय में सरकारें खोखली हो जाएंगी और देने वाले कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी पे हमेशा एक आरोप लगता आया है कि जो इनका चुनावी घोषणा पत्र है उसमें सब चीज़ फ्री तो होती है, लेकिन सरकार आने के बाद सब वही चलता है जैसे चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैंने देखा है, आप भी देखे होंगे मुकेश जी, कि जब ये मैनिफेस्टो तैयार करते हैं तो बहुत सारी इनकी बिंदुएं रहती हैं कि हम उद्योग धंधे ले आएंगे, हम रोजगार देंगे, ये सारी बातें रहती हैं, हम एयरपोर्ट बनाएंगे, मतलब इस तरह की बातें रहती हैं। पर ये आप देखें इनके मैनिफेस्टो में कभी मैंने फ्री नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं, यूपी में चुनाव था तो वहां पे किसानों का ये बिजली माफ होगा, ये नहीं, होगा, कुछ मुद्दों पे है, कुछ मुद्दों पे बीजेपी ने कहा था, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में है किसान ऋण माफी योजना, बिजली भी देने की बात है, 200 1 यूनिट 200 फ्री। कहाँ मध्य प्रदेश में बिजली फ्री दी किसानों को? नहीं, पिछली बार क्या हुआ था कि किसानों की ऋण माफी की जब बात करी थी बीजेपी ने, तो कुछ दिया था, कुछ लोगों को, कुछ लोग रह गए थे, लेकिन उसका एक नाम तय कर देती है कि इस नाम के लोगों को हम देंगे, उसी में विवाद होता है। और यही कारण है कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस बीजेपी घिर गई अभी। और पिछली बार जब सरकार कांग्रेस की आई तो यही कारण थे कि अगर 50 मुद्दे इनके थे तो 50 में से 35 पूरे कर पाए, 15 छोड़ दी, जिसके चलते बीजेपी वहां चली गई। तो निश्चित तौर पर है कि फ्री की बात तो सब करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से बांटने की व्यवस्था दूसरे पार्टियों में है, उस तरीके से अभी बीजेपी थोड़ा सा ठीक स्थिति में है। तिवारी जी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद अब हम बात करेंगे तेलंगाना पे। तेलंगाना में आप किसकी सरकार बनता देख रहे हैं? देखिए, जो अभी हम अभी बीच में गए भी थे वहाँ हैदराबाद, और मेरी कई लोगों से बातचीत हुई तो केसीआर की स्थिति तो वहाँ मजबूत थी, लेकिन कांग्रेस की जिस तरह से वहाँ लगातार रैलियां हुई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद कांग्रेस की लीडरों में वो, तो कांग्रेस ने वहां मजबूती से अपना कदम रखा है। और कांग्रेस वहां इस बार ये प्रयास में है कि जिस तरह से कर्नाटका में हम सरकार बनाए हैं, उसी तरीके से हम तेलंगाना में भी सरकार बनाने का कांग्रेस प्रयास कर रही है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है इस बार कांग्रेस सफल हो पाएगी। कारण यह है कि बीजेपी जिस मुद्दों को लेकर वहां उठी थी, अभी वही कारण था कि जो दूसरे पार्टियों से टूटकर बीजेपी में लोग शामिल हुए हैं, और वहां जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है उनको हटा दिया गया।
और किशन रेड्डी को वहां प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उसमें जहां बीजेपी में काफी नाराजगी है और यही कारण है कि किशन रेड्डी एक समझदार लीडर जरूर है और सामंजस्य बनाने वाले हैं, लेकिन उनकी जनता में जो पकड़ होनी चाहिए वो पकड़ नहीं है। वो जो वहां युवा मोर्चा में जो अच्छा काम करने वाले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी एक अच्छी पकड़ है और वो मजबूर लीडर थे। और यही बात है कि बीजेपी वहां बड़े अच्छे तरीके से उभर के आई थी वहां पर तेलंगाना में, लेकिन अभी वो उस तरीके से प्रभावी नहीं है। किशन रेड्डी वो उस तरीके से लीडर नहीं है, प्रभावी नहीं है। और केसीआर का जो मामला है, तो आप देखिए केसीआर की सरकार ही है वर्तमान में, लेकिन केसीआर में जो इस तरह के भ्रष्टाचार के घोटाले के बहुत सारे ऐसे मामले उजागर हुए हैं जिससे उनकी छवि खराब हो गई है प्रदेश में भी और देश में भी। तो इसलिए कांग्रेस वहां मुखर हुई है और कांग्रेस को मुझे लगता है कि इस मामले का फायदा होगा वहां, और कांग्रेस फिर से उभर के आने की स्थिति में सरकार बनाएगी कांग्रेस। कई सारी रैली प्रदीप जी मोदी जी ने तेलंगाना में की हैं अभी हाल फिलहाल में, और बहुत सारी योजनाओं को डायरेक्ट वहाँ लाभ पहुंचाया गया है। लगता नहीं है आपको मोदी जी का फेस वहाँ बीजेपी को कुछ उभार पाएगा? देखिए, जो तेलंगाना क्षेत्र है उसमें निश्चित तौर पर आप देखें वहाँ ऊर्जा को लेके पावर प्लांट अभी उन्होंने देश को समर्पित किया। उसके अलावा वंदे भारत कई सारी चलाई। तो मुझे लगता है केंद्र ने तो बहुत सारे काम किए हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि केंद्र मजबूती से वहाँ बीजेपी मजबूती से लड़े, लेकिन तेलंगाना में ऐसा कोई फेस नहीं है जो डायरेक्ट इंटरव्यून करे आम जनता से। जो फेस था उसको बीजेपी ने हटा दिया। प्रदेश अध्यक्ष जिसकी स्थिति ये थी कि वो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था और जिस कास्ट में थे वो काफी प्रभावी थे, और किशन रेड्डी की केंद्र से भेजा गया। किशन रेड्डी केंद्र में मंत्री रहे और उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है वहां। तो उनकी उतना प्रभावशाली उस क्षेत्र में उतना प्रभाव नहीं है आम जनता के बीच में, संगठन में भी उतना ज्यादा वो नहीं है। अब वो सामंजस्य बना के कैसे उभर पाएंगे ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कांग्रेस जो वहां है पहले से ही मजबूत थी। कांग्रेस केसीआर के विरोध में हमेशा कांग्रेस खड़ी रही है, मुखर भी रही है। बीजेपी ने भी प्रयास किया मुखर होने का, लेकिन उस तरीके से जिस तरह से उनके केसीआर की बेटी के ऊपर मामले लगे थे और वहां के लोग डिमांड कर रहे थे कि इनके खिलाफ इनका नाम है चार्जशीट में, इनको जेल में डाला जाए, तो बीजेपी ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। उसके अलावा सामंजस्य की स्थिति बनी रही वहां तेलंगाना में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी वहां पीछे है, अभी कांग्रेस की स्थिति बड़ी मजबूत है वहां, और कांग्रेस और केसीआर के बीच में वहां लड़ाई की स्थिति रहेगी। तिवारी जी, छत्तीसगढ़ में आपने बोला कांग्रेस सरकार बनाएगी, मध्य प्रदेश में आपने बोला कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जबरदस्त टक्कर होगी, लेकिन कांग्रेस वहाँ अप होगी। राजस्थान में आपने बीजेपी को अब बताया कि वहाँ बीजेपी थोड़ा सा इम्प्रूव करेगी, कांग्रेस थोड़ा डाउन होगी, टक्कर मुकाबला। केस आपने तेलंगाना बताया। 5 बार राज्य में क्या स्थिति रहेगी भाजपा और कांग्रेस की, जो जहाँ चुनाव है? देखिए, 5वां जो राज्य है वहाँ बीजेपी पहले से ही मजबूत नहीं है। संगठनात्मक दृष्टि से भी देखें तो आप वहाँ मजबूत, वहाँ जो आंचलिक पार्टी है उसका काफी बड़ा हिस्सा है और वो पिछली बार भी सरकार में थी। ये निश्चित तौर पर है कि बीजेपी वहाँ पर काम कर रही है नॉर्थ ईस्ट में, और कांग्रेस भी ये प्रयास कर रही है कि हम वहाँ काफी, लेकिन बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है कई राज्यों में वहां जाकर, और इनका जो अनुसांगिक संगठन है वो भी काम कर रहे हैं वहां क्षेत्र में। लेकिन अब उतना लाभ हमको नहीं लगता है कि बीजेपी को उस तरीके से मिलेगा। वहां एक मिली जुली सरकार बनने की स्थिति में आएगी। वहां लोकल पार्टी है उसकी, और कांग्रेस कुछ सीटों पे मुझे लगता है कि वो सरकार बनाने के पक्ष में होंगे। प्रदीप जी, 5 राज्यों का सटीक विश्लेषण आपने दिया। ये 2024 का सेमीफाइनल है। आपको लगता है ये सेमीफाइनल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर होगी? कितने राज्यों में भाजपा को इसका लाभ मिलेगा लोकसभा में? देखिए, लोकसभा में तो अभी जो वर्तमान में आप देखिए, पिछली बार भी जहां जहां कांग्रेस सरकार थी वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और बीजेपी की सरकारें आई। या मध्य प्रदेश में देखें तो सारी एक सीट छोड़कर छिंदवाड़ा में सारी सीटें बीजेपी की आई, जबकि कांग्रेस सरकार वहां बन गई थी। तो ये बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता है कि 24 के आंकड़े हैं। मोदी जी का एक बड़ा कद है और पूरे भारत के अलावा वो भारत के बाहर भी विश्व स्तर विश्व पटल पे वो बड़े लीडर के रूप में जाने जाते हैं और बड़े फेलोशिप है उनकी। तो मुझे लगता है कि अभी जो 2024 का चुनाव है उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोई बड़ी लड़ाई में रहेंगे। अगर इंडिया गठबंधन भी लड़ेगी तो मुझे लगता है कि मोदी जी फिर अपने उत्साह के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे। तिवारी जी,
5 राज्यों का सटीक विश्लेषण आपने दिया। मोदी जी 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उसको सेमीफाइनल के रूप में हम लोग देख रहे हैं कि सेमीफाइनल है लोकसभा 2024 का। क्या आपको लगता है कि ये 2024 का सेमीफाइनल है? देखिए, इसको सेमीफाइनल हम नहीं कह सकते। आप देखिए, पिछले पूर्व उसमें देखिए तो कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में भी थी, मध्य प्रदेश भी थी और राजस्थान में भी रही। तो आप देखें, इनमें सब में बीजेपी जब लोकसभा चुनाव लड़ी तो भारी बहुमत से विजयी हुई। आप देख, मध्य प्रदेश में एक सीट मात्र छिंदवाड़ा कांग्रेस की झोली में गई थी, बकाया सारी सीटें बीजेपी के पक्ष में गई। उत्तर प्रदेश में भी देख लें, उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी सरकार ही थी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे लगता है कि मोदी जी का एक बड़ा कद है और राष्ट्रीय नेतृत्व में वो बड़े उनके फेलोशिप है और मोदी की जो योजनाएं हैं वो डायरेक्ट लोग जनता को प्रभावित की है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे आवास योजना हो। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सीधे प्रभावित, 3 तलाक का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो। मैनिफेस्टो में मोदी ने जो वादा किया था, केंद्र सरकार ने जो वादा किए थे, बीजेपी की पार्टी ने जो वादा किया था, उसको 100% पूरा करने की ओर मोदी जी ने अपना कदम बढ़ाया है। यही कारण है कि वो विश्वास पात्र हो गए जनता के। और मुझे लगता है कि अगर मोदी नेतृत्व में पुनः चुनाव लड़ा गया 2024 में और मोदी जी का चेहरा आगे करके लड़ाई गई बीजेपी, तो विजयी होने में कोई कोताहट नहीं होगी बीजेपी को। प्रदीप जी, आपने 5 राज्यों पर सटीक विश्लेषण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।